Hello students, myself Dr. Preeti Sharma, your English teacher. Students, in my previous video, we discussed on the concept of literature. I hope it is clear to you, and I have also got so many queries, so many questions of yours, and I hope I have cleared them. And if you have any further queries, you can ask me by messaging. Okay, students, this time I have come with a new concept, with a new video. And this concept is also a basic concept. I think you need to understand it before going straight into the main course of your syllabus. So, students, as it is shown in your on your screen, it is clear to you that this time we are going to discuss on the topic figure of speeches. Okay. Now, before going ahead, I would like to discuss with you what are figure of speeches. अब तक हमने बच्चों पढ़ा है लिटरेरी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो मैंने इससे पहले बताया था आपको. आई होप आपको समझ भी आया होगा. इस बार हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे माइंड में वो यही है, व्हाट आर फिगर ऑफ स्पीचेस. फिगर ऑफ स्पीचेस क्या होते हैं? एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीचेस वी कैन in a simple and very easy language we can say that these are the ornaments of speech. Figure of speech is the jewelry, is the ornament, is the cosmetic, we can say is the makeup of speech. Means all those words, all those method, all those ways with which we beautify, with which we add charm and beauty, glory in our writing, in our speech are called figures of speech. Okay, means वो शब्द, वो कला, वो तरीका जिसका प्रयोग करके हम अपनी स्पीच या जो भी हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसको सुंदर बनाते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीचेस. ठीक है, अब फिगर ऑफ स्पीच क्या मतलब उनका क्या यूज है बेटा? मीन्स हमारे स्पीच को सुंदर बनाना, उसको ग्लोरीफाई करना. ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच का पर्पस होता है. फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड बाय पोइट्स while writing their poems. They are also used by writers while writing stories, short stories, essays, dramas, etc. They are also used by musicians when they are composing beautiful and lyrical songs also. And not only by these people, but also by the common people in their day-to-day conversation, for making their conversation, for making their speaking, for making their talks more impressive. ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज केवल राइटर्स ही नहीं यूज करते, अपनी बात को सुंदर बनाने के लिए, उसको और इम्प्रेसिव बनाने के लिए और एम्फसाइज करने के लिए, अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए केवल राइटर्स, म्यूजिशियन या कंपोजर्स ही यूज नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, ताकि हम अपनी बात को और ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से, और ज़्यादा सुंदर तरीके से, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में बता सकें, हम अपने भावों को अच्छे से प्रकट कर सकें, टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज मोर क्लियरली. सो द पर्पज ऑफ यूजिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज. आप सिंपल किसी बात को ना कह के उसको सुंदर बना दें, ताकि सुनने वाले को और अच्छा लगे और उसको समझ में आए और आपका मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो. इन बातों के लिए आप फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं सिंपल आपको एक सिंपल एग्जांपल देके बताती हूँ. जैसे कि सपोज करिए आपने किसी को बोला द विंड इज़ वेरी कोल्ड. सिंपल आपने कह दिया विंड इज़ वेरी कोल्ड, तो आपने बता दिया हाँ आपको ठंड जो है वो हवा ठंडी लग रही है. लेकिन अब आप थोड़ा एक्सप्रेसिव कहना चाहते हैं, यार ठंड तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तेज़ है, तो आपने उसको उसी बात को टर्न कर दिया, द विंड इज़ आइसी कोल्ड या द विंड इज एज कोल्ड एज आइस. तो क्या करा आपने? कंपेयर कर दिया विंड की कोल्डनेस को आइस से.
क्यों? हमें पता है आइस बहुत कोल्ड होता है, और अगर हम अपनी बात को एम्फसाइज करना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जो ठंड है, जो कोल्डनेस है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़ोर से ठंड पड़ रही है, तो हमने उसको आइस के साथ कंपेयर करके अपनी फीलिंग्स को और अच्छे से एक्सप्रेस करा, लैंग्वेज को मोल्ड करके। और इस वजह से, इस चक्कर में हमने जो करा ना, इसको हम जो यूज करी टेक्निक, उसको हम कहते हैं यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो आई होप समझ में आया होगा। फिगर ऑफ स्पीच वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो लिटरेरी टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को सुंदर, इम्प्रेसिव, एक्सप्रेसिव, ऑर्नामेंटल और बहुत ही प्रभावपूर्ण बताते हैं, ताकि हम अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। Now, there are lots of figure of speech in the literature, but we will this time we are going to focus only on the main, which are commonly used in your syllabus. I have discussed in this video 9 figure of speeches. First is simile, second is hyperbole, third is apostrophe, fourth is metaphor, fifth is personification, sixth is oxymoron, seventh onomatopoeia, eighth alliteration, and ninth repetition. We will discuss each and every figure of speech with example, with definition in next slide. Okay, so stay with me and listen carefully. First figure of speech is simile. Definition देखिए मैंने जो लिखी है उसको पढ़ते हैं. A simile is a figure of speech that makes a comparison between two different things. It is a direct comparison. Example. Okay? Simile क्या है? जब हम अपने बात करते समय या कोई भी सेंटेंस लिखते समय हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन जो है वो सिमिली आता है, उसको हम कहते हैं यूज ऑफ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन अपनी बात को और ज्यादा एक्सप्रेसिव और ज्यादा इंप्रेसिव करने के लिए यूज करते हैं, तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो सिमिली होता है। आपको ध्यान ये रखना है, जो सिमिली है इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, हम बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते हैं, हम सीधा सीधा कंपेयर करते हैं, और दो चीजें जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं, दे डोंट हैव एनी पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है यू आर ब्यूटिफुल लाइक अ रोज। देखिए यहाँ पर हमने यू कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका हमने कंपैरिजन करा है, उसकी ब्यूटी को हमने किससे कंपेयर करा है? रोज से, क्योंकि हमें मालूम है रोज एक ब्यूटी का सिंबल है, रोज भी ब्यूटी के लिए फेमस है। हम किसी चीज की सुंदरता को बताने के लिए रोज का एग्जाम्पल देते हैं, वो ब्यूटीफुल चीज है, तो हमने किसी पर्सन की ब्यूटी को कंपेयर कर दिया रोज के साथ, तो उसकी ब्यूटी सीधे सीधे हमने कंपेयर करी रोज के साथ, ये हो गया फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। सेकेंडली, यू मीन्स एक ह्यूमन बीइंग है, रोज एक नेचुरल, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप की चीजों का कंपैरिजन हुआ है। सेकेंड, he runs like a horse. Now here we know very well that horse is known for the fast speed of running, and he is a human being and he must be running very fast. वो बहुत तेज दौड़ता होगा, इसीलिए हमने उसकी स्पीड को बताने के लिए उसका कंपैरिजन हॉर्स से कर दिया। इस बात को अगर हम चाहते तो सिंपल इस तरह भी कह सकते थे, ही रन्स फास्ट, लेकिन क्या है ना, वही बात कि फिगर ऑफ स्पीच का हम यूज कर रहे हैं अपनी बात को एक्सप्रेसिव करने के लिए, हम बताना चाहते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ता है, तो हमने उस बात को बताने के लिए उसका कंपैरिजन हॉर्स से कर दिया, जो हमने यूज करा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। ही ह्यूमन बीइंग है, हॉर्स एनिमल है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, और उन दोनों का कंपैरिजन डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है सिमिली। थर्ड, माय ब्रदर is as brave as lion. Now here we are comparing the bravery of my brother with the bravery of lion, क्योंकि हमें मालूम है लॉयन भी ब्रेवरी के लिए, अपनी बहादुरी, करेज के लिए बहुत फेमस है, हर कोई इससे डरता है, उसके लॉयन का बहुत डर रहता है, तो ब्रदर की ब्रेवरी को हमने कंपेयर करा है लॉयन की ब्रेवरी के साथ। ठीक है, तो यहाँ हमने वही दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन करा है, इसलिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच फॉलो हो रहा है सिमिली। दे फॉट
लाइक कैट्स एंड डॉग्स। देखिए दे फॉट, उनकी लड़ाई कैसी होती है, डॉग्स एंड कैट्स की तरह। सभी को पता है कैट और डॉग्स आपस में कभी फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर काटने के लिए दौड़ते हैं। तो मीन्स उनकी फाइट को हम इस तरह जबरदस्त बता रहे हैं जैसे डॉग और कैट्स होते हैं एक दूसरे को देखते एक दूसरे को मारने के लिए भागते हैं। वो सीरियसनेस हमने उनकी फाइट की दिखाने के लिए उन दोनों को कंपेयर कर दिया, उनकी फाइट को, दे की फाइट को हमने डॉग्स और कैट की फाइट के साथ कंपेयर कर दिया। तो सिमिली एक डायरेक्ट कंपैरिजन है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। और इसका एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल कीवर्ड है बेटा कि सिमिली कहाँ यूज हो रहा है, जहां दो चीजों का कंपैरिजन है। पहली बात आपको ये समझनी है कि कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन के लिए दो कीवर्ड है लाइक और एज। कंपैरिजन के लिए लाइक और एज का यूज होगा, तो आप बिल्कुल देखते ही समझ जाइए जहां दो चीजों का कंपैरिजन है और कंपैरिजन के लिए लाइक या एज का यूज किया है, तो वहां फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है सिमिली। लाइक और एज को देख के आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मेटाफोर। नाउ पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Metaphor is a figure of speech that makes an implied or hidden comparison between two things that are unrelated but share some common characteristics. It is an indirect comparison. So, यहाँ हमने क्या समझा? Metaphor is also a comparison like simile. सिमली में जिस तरह से हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं उसी तरह मेटाफर में भी हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। बट द पॉइंट इज दैट इन सिमली वो दो चीजें जिनका हम कंपैरिजन करते हैं वो एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं रखती हैं, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। लेकिन मेटाफर में ये दोनों चीजें जिनका हम आपस में कंपैरिजन करने हैं, अगर हम उनको ध्यान से उनका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम एक पॉइंट सिमिलैरिटी का हमें जरूर मिलेगा। एक सिमिलैरिटी, एक सामान्य बात दोनों के बीच में जरूर मिलेगी, चाहे वो छुपी ही क्यों ना हो। तो मेटाफर भी एक कंपैरिजन है दो अलग अलग चीजों में, लेकिन वो दोनों चीजों में एक सिमिलैरिटी जरूर होती है। और दूसरी बात बेटा, बहुत ही इजी नोट है, मेटाफर भी कंपैरिजन है। कंपैरिजन तो आप सेंटेंस पढ़ते ही समझ जाएंगे कि यहाँ कंपेयर किया गया है, लेकिन सिमिली में लाइक और एज का यूज मिलेगा, मेटाफर में लाइक और एज का यूज नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे लाइफ इज अ गेम। देखिए लाइफ को किससे कंपेयर कर दिया? गेम के साथ। अब आप कहेंगे कि यहाँ सिमिलैरिटी कैसे है? क्योंकि लाइफ और गेम दोनों की बिगनिंग है, दोनों का एंड है, दोनों के रूल्स होते हैं, अपनी सिचुएशंस होती हैं, अपने अपने सेटअप्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह लाइफ और गेम में सिमिलैरिटी ये है, इसीलिए हमने लाइफ और गेम को कंपेयर करा है। लाइफ को हमने एक गेम के साथ कंपेयर कर दिया है। जिस तरह लाइफ है उसी तरह एक गेम है। मीन्स अगर लाइफ को एक गेम समझ के आप खेलेंगे तो उसी तरह से उसके भी अपने रूल्स हैं, ये सब बातें, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है आप कैसे पहचानेंगे ये कंपैरिजन सिमिली है या मेटाफर? अगर ये सेंटेंस सिमिली का होता तो ये लिखा होता लाइफ इज लाइक अ गेम। समझ में आया? यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हो रहा होता, लाइफ इज लाइक अ गेम, लेकिन यहाँ लाइक नहीं है, हमने इसको कंपेयर करने के लिए लाइक वर्ड यूज नहीं करा, यहाँ हमने सिंपल लिखा है लाइफ इज अ गेम, तो ये मेटाफर है। अगर होता लाइफ इज लाइक अ गेम तो सिमिली होता। सेकेंड सेंटेंस, यू आर माई सनशाइन, तुम मेरी सनशाइन हो। सनशाइन मतलब कहते हैं ना मीन्स उम्मीद की किरण एक तरह से, ठीक है। तो यू को सनशाइन के साथ कंपेयर कर दिया। अगर ये सिमिली होता तो यहाँ पर यू आर लाइक माई सनशाइन, यू आर एज माई सनशाइन, कुछ इस तरह से होता, लेकिन ये कंपैरिजन है और विदाउट द वर्ड यू लाइक एंड एज, सो इट इज मेटाफर। थर्ड वन, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को शिप बताया है डेजर्ट का, यानी कैमल का कंपैरिजन शिप से कर दिया। कैमल को डेजर्ट का शिप बताया है, यानी कैमल का कंपैरिजन हमने शिप के साथ कर दिया, ठीक है। अब सिमिलैरिटी वही है, जस्ट एज कैमल मूव करते हैं हम डेजर्ट में, मूव करने के लिए कैमल को हम एज अ व्हीकल यूज करते हैं, तो शिप भी एक व्हीकल है, ये दोनों की सिमिलैरिटी हो गई। और अगर ये कंपैरिजन सिमिली के वर्ड्स के साथ होता जैसे लाइक या एज, तो वो सिमिली हो जाता, उन शब्दों के बिना है तो ये मेटाफर है। नेक्स्ट, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ कालिदास का कंपैरिजन
शेक्सपियर से किया है। दोनों अलग अलग पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है, बोथ आर हैविंग द सेम कॉमन फील्ड, दे आर द पीपल ऑफ लिटरेचर। तो ये उनका कॉमन पॉइंट है। हालांकि दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, अलग अलग लोग हैं, अपना अपना उनका लिटरेरी वर्क है। अब कालिदास को कंपेयर करा शेक्सपियर के साथ, फिगर ऑफ स्पीच तो यूज हुआ है, आपको पता है दो होते हैं कंपैरिजन के लिए, सिमिली या मेटाफर। यहाँ पे हमने कंपैरिजन के लिए लाइक और एज वर्ड यूज नहीं करा है, सिंपल ये मेटाफर है। अगर यहाँ पर हम लाइक या एज वर्ड यूज करते, अगर हम लिखते कालिदास इज लाइक द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वो सिमिली हो जाता। ठीक है, नरेंद्र मोदी इज अ लायन, ठीक है, लायन एक ह्यूमन बीइंग है, एक एनिमल है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, he is as brave, he is as courageous, or we can say he is as flat spoken as a lion। ठीक है, तो अगर यहाँ पर होता नरेंद्र मोदी इज लाइक अ लायन, तो वो हो जाता सिमिली, लेकिन लाइक और एज वर्ड यूज नहीं हुए, तो ये है मेटाफर। आई थिंक अब आपको दो फिगर ऑफ स्पीच तो क्लियर है, सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली एंड मेटाफर बोथ आर कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, दोनों डिफरेंट होती हैं, लेकिन सिमिली में लाइक और एज वर्ड यूज होगा, मेटाफर में लाइक और एज वर्ड यूज नहीं होगा। ओके, गो फर्दर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। बहुत आसान है, जैसे इसके नाम से ही रिफ्लेक्ट होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सन मीन्स ह्यूमन बींग्स, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये फिगर ऑफ स्पीच, ये हिंदी में अलंकार कहे जाते हैं। हिंदी में ये अलंकार होते हैं, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। हिंदी में जिस तरह मानवीयकरण हम यूज करते हैं, मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लिविंग ऑब्जेक्ट्स की तरह क्रिएट करते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनका कोई प्रॉपर शेप या साइज नहीं है, ठीक है, तो उनको हम ह्यूमन बींग्स, लिविंग ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करते हैं, वहां होता है पर्सोनिफिकेशन। डेफिनेशन पढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ पावर आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक लाफिंग, डांसिंग, रनिंग एग्जाम्पल। ठीक है, मीन्स पर्सोनिफिकेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसमें हम ह्यूमन क्वालिटीज, जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं, जो ह्यूमन बींग्स में क्वालिटीज होती हैं ऑफ पार, जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज हैं, जो उनकी पार हैं, आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स। वो क्वालिटीज हम नॉन लिविंग थिंग्स में देखते हैं या उनमें कंसीडर करते हैं, उनमें उनको हम शो करते हैं। मीन्स ह्यूमन बींग्स की हैबिट्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सपेक्ट करते हैं या उनमें दिखाते हैं, दर्शाते हैं। या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मैंने अभी भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना कोई शेप एंड साइज नहीं है, आप उसको महसूस कर सकते हो लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो। जैसे कि लव है, लव मीन्स आप महसूस कर सकते हो उसको, आपने देखा तो नहीं है कैसा है, कोई सामने खड़ा हुआ इंसान, कोई पोस्टर, कोई फर्नीचर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं। और जब हम नॉन लिविंग और एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स में ह्यूमन बींग्स की तरह जान डालने वाली बातें करते हैं, तो वहां पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड। ठीक है, लव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, किसी ने देखा नहीं है आज तक इसका क्या शेप एंड साइज होता है, कैसा दिखता है, ये एक फीलिंग है। लेकिन हम कह रहे हैं लव इज ब्लाइंड। ब्लाइंड तो भाई ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, लेकिन हमने लव को ब्लाइंड कह दिया, यानी हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी दे दी। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, द ट्रीज वर डांसिंग। ठीक है, ट्रीज हैं, हालांकि लिविंग में रहते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स की तरह तो एटलीस्ट नहीं है, लेकिन हम उनको कह रहे हैं ठीक है, ट्रीज हम साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं, वो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, बट डांसिंग फॉर्म इज नेवर सीन, दो दे वेव विद द विंड्स। एंड हम लोगों ने अपना अज्यूम बना लिया है कि जब हवा चलती है तो पेड़ नाचते हैं, लेकिन वी कैन नॉट से दैट इट इज अ प्रॉपर डांसिंग फॉर्म ऑफ द ट्रीज। लेकिन यहाँ का क्या करा है कि ट्रीज आर डांसिंग। डांसिंग जो एक्शन है वो ह्यूमन बींग्स का है, ह्यूमन बींग्स डांस करते हैं अपने हाथ पैरों को मूव करके, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके, लेकिन हमने वही कंपैरिजन ट्रीज को दे दिया। मीन्स हमने एक कह सकते हैं नॉन लिविंग तो हम नहीं कहते हैं ट्रीज को, लिविंग ह्यूमन बींग्स है, लेकिन फिर भी
उनको हम नॉन लिविंग उसमें श्रेणी में रखते हैं, तो उनको हमने ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी दी। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, द मून वेल्ड ऑन हर फेस। वेल्ड का मतलब होता है घूंघट रखना, है ना, पर्दा करना। सेंटेंस का मीनिंग है जो मून है यानी चंद्रमा ने अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ लिया। अब भाई घूंघट ओढ़ने का काम तो लेडीज करती हैं, मीन्स ह्यूमन बींग्स करते हैं, या किसी भी तरह से कभी भाई बॉयज भी आजकल अपने फेस को कवर करके धूप में निकलते हैं, या कुछ भी। आजकल तो भाई कोरोना की वजह से सभी ने अपने आप को कवर कर रखा है, लेकिन ये एक एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स की है। इसको हमने मून के साथ एसोसिएट कर दिया, मीन्स चंद्रमा ने, चांद ने अपने आप को घूंघट की आड़ में छिपा लिया। तो हमने क्या करा, पर्सोनिफिकेशन। चंद्रमा को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करा जिसने अपने आप को घूंघट से छिपा रखा है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। Personification is that figure of speech where we treat non-living things and abstract ideas as living human beings. Next, अगला है apostrophe. Apostrophe figure of speech बहुत easy है, ध्यान से सुनिएगा। Apostrophe is a figure of speech which is direct address to death, absent or personified object. मीन्स जब हम बात करते करते किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित करते हुए बात करें जो हमारे सामने मौजूद नहीं है उस समय जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात इस तरह से कर रहे हैं जैसे हम उसको पुकार कर उसी को एड्रेस करके बात कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति, वो आइडिया, वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं है, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है अपोस्ट्रोफी। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ पहले, बहुत जल्दी समझ आएगा, क्योंकि जैसे कि ओ डेथ कम सून। ओ डेथ, डेफिनेटली डेथ किसी के सामने आकर खड़ी नहीं हुई है, लेकिन शायद कोई व्यक्ति इतना तकलीफ में है कि उसे लग रहा है कि इससे तो, इस जिंदगी से तो डेथ अच्छी है, तो वो डेथ को एड्रेस कर रहा है, उसके सामने नहीं है, लेकिन वो इस तरह से बात कर रहा है जैसे वो डेथ से ही बात कर रहा हो। ओ डेथ, डेथ कम सून, जल्दी आ जाओ। मीन्स उसको संबोधित करते हुए, उसको बुलाते हुए, उसको पुकारते हुए, और वो भी इस तरह से जैसे वो सेंटेंस में सीधे उसी को बोलते हुए बात कर रहा है। जैसे हम लोगों के आपस में हम बात करते हैं ना, अपने फ्रेंड वगैरह से सामने खड़े होते हैं तो हम अपने फ्रेंड का नाम लेके बोलते हैं कि यार एक मिनट ये बात सुनो, लेकिन उसके सामने उसका फ्रेंड या वो पर्सन जिससे वो बात कर रहा है वो नहीं है, लेकिन वो उसी तरह से बात कर रहा है जैसे उसने उसका नाम पुकार कर उससे बात की हो। वहाँ फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है अपोस्ट्रोफी। मीन्स एक एब्सेंट मीन्स जो एब्सेंट है, हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसी को संबोधित करते हुए, उसी का नाम बुलाते हुए हम बात कहें, कोई सेंटेंस लिखें, कोई सेंटेंस बोले, वहाँ फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है अपोस्ट्रोफी। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ओ लिबर्टी वेयर आर यू सो डेयर। ठीक है, ओ लिबर्टी, आज़ादी। वो कह रहे हैं आज़ादी उनके सामने है नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना जो सामने खड़ा हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको फील कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते, ठीक है, तो छू नहीं सकते, हाथ में ले नहीं सकते, वी कैन फील इट। लिबर्टी, फ्रीडम, लिबरलिज्म, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, लेकिन उसको हम कैसे ह्यूमन बीइंग्स की तरह एड्रेस करके कि कहीं हो तो हमारे सामने आ जाओ। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो, तुम ऐसी क्यों हो, जैसे हम उससे जानते हैं कि वो हमारी बात सुन रही है और अभी जवाब दे देगी। तो ऐसा सेंटेंस लिखना या बोलना, उसमें हम फिगर ऑफ स्पीच फॉलो करते हैं अपोस्ट्रोफी। आई थिंक एग्जाम्पल से, डेफिनेशन से अपोस्ट्रोफी पहचान में या समझ में आया होगा। और बेटा उसको पहचानने का, उसका आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत इजी मेथड आपको बता रही हूँ। अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो ओ डेथ के बाद लगा हुआ है, ठीक है, और ओ लिबर्टी के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक फुल स्टॉप और नीचे एक पॉइंट, ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में मिलता है। जहां ये मिलेगा वहां आपका फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होगा अपोस्ट्रोफी। आई होप इट इज क्लियर, यू शुड गो फर्दर। नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाइपरबोल मीन्स हाई फाई बोलना। बोलो, कैसा बोलो, हाई फाई, हाइपरबोल बोल दिया, हाई फाई बोल दिया, मीन्स किसी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कह देना। जब किसी सेंटेंस में आपको लगे कि भाई इसने तो इसके बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वहां हो जाता है हाइपरबोल।
जब मैंने भी इसको पढ़ा था तो इसी तरह लर्न करा था। हाइपरबोल मीन्स किसी के बारे में ज़्यादा ही हाई फाई बोल देना, ठीक है। हाइपरबोल डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, सुनिए। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच गिव्स एग्रेटेड स्टेटमेंट। एग्रेटेड मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कहना, मीन्स किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल देना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, वहाँ होता है फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हर फॉर एजेस। मैंने उसको एजेस, युगों से नहीं देखा। भाई आदमी जीता ही हार्डली 70-80 ईयर्स है आज के ज़माने में, बहुत हद कर लेगा तो 100, 1-2 केसेस सुनने को मिल जाएंगे। तो फिर तुमने उसको युगों से कैसे नहीं देखा, ज़माने से कैसे नहीं देखा? युगों में, ज़मानों में तो हज़ारों साल आ जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो यहाँ पर हुआ हाइपरबोल। आई डाइड लाफिंग, हंसते हंसते मर गया। बताइए, आदमी कोई मरते टाइम तो भाई कोई नहीं हंसेगा ना, हंसते हंसते मर गया, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? तो इस तरह बढ़ा चढ़ा कर कहना, इट इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। जहाँ इस तरह के सेंटेंस मिले वहाँ आप फिगर ऑफ स्पीच मार्क करेंगे हाइपरबोल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन पढ़ते हैं डेफिनेशन। टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। ऑक्सीमोरोन, ठीक है। ऑक्सीमोरोन मीन्स एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग क्वालिटीज बता दी, उसी को अच्छा कह दिया, उसी को बुरा कह दिया, ठीक है। एक ही चीज के बारे में दो अपोजिट, दो अलग अलग क्वालिटीज जब बता दी जाए तो वहां सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरोन, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ इज बिटर स्वीट मतलब जीवन कड़वा सच है। तो मीन्स लाइफ के लिए दो अलग अलग क्वालिटीज यूज करी, बिटर और स्वीट। बिटर और स्वीट आपस में अपोजिट है, और लाइफ के लिए दोनों ही वर्ड यूज कर दिए। लाइफ कड़वा भी है और सच भी है, यानी एक ही चीज के लिए दो अपोजिट वर्ड का यूज करना। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होगा आपका ऑक्सीमोरोन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इट इज एन ओपन सीक्रेट। ये ओपन सीक्रेट है, मीन्स कोई ऐसा सीक्रेट हो जो सभी को पता हो, उसको हम कह देते हैं ओपन सीक्रेट। तो यानी हमने एक चीज के लिए, इट के लिए, वो इट कुछ भी हो सकता है, हम तो अज्यूम करें, उसके लिए हमने वर्ड दो अलग अलग यूज कर लिया, अपोजिट वर्ड, ओपन और सीक्रेट। भाई कोई चीज सीक्रेट है तो ओपन नहीं है, और अगर ओपन है तो सीक्रेट कैसा? लेकिन अगर हम किसी चीज के लिए ये दो अलग अलग अपोजिट वर्ड एक ही ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, एक ही वस्तु के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है ऑक्सीमोरोन। आई होप इट इज क्लियर। वी शैल गो फर्दर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया बहुत इजी है बेटा, इट इज रिलेटेड टू साउंड। कई बार सेंटेंस लिखते लिखते आपने जरूर पढ़ा होगा, आई एम डैम श्योर, थोड़ा सा याद करिए, आपने जरूर कहीं ना कोई सेंटेंस ऐसे पढ़े होंगे जिनको लिखते लिखते राइटर ने उसमें साउंड अनाउंसिंग वर्ड भी लिख दिए। मीन्स लिखते लिखते उसने वो शब्द भी लिख दिए जिनसे किसी चीज की आवाज के आने का एहसास हो रहा था। जैसे कि आपने कोई सेंटेंस पढ़ा हो, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द स्नेक आर हिजिंग। स्नेक आर हिजिंग, हिजिंग साउंड आप जानते हैं, स्नेक के बोलने को हिज कहते हैं, और स्नेक आर हिजिंग यानी स्नेक की साउंड का जो वर्ड है वो प्रॉपर यूज हो गया लाइन में, हिजिंग साउंड। तो यहाँ पे है ओनोमोटोपोइया, जहां पर साउंड रिफ्लेक्टिंग वर्ड का यूज कर दिया जाए। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, कलकलाहट पानी की, बादलों की गड़गड़ाहट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड होते हैं ओनोमोटोपोइया का। नेक्स्ट देखिए, द ट्रीज आर बजिंग। बज साउंड, सॉरी ट्रीज नहीं, बीज, द बीज आर बजिंग। बजिंग साउंड जो है वो बीज की होती है, भौरे और जो आपकी बीज होती हैं, ये जो साउंड क्रिएट करते हैं इसको बज साउंड कहते हैं, ठीक है। जिंगल साउंड बैल की होती है, ठीक है। म्यू साउंड कैट की होती है, और इसी तरह से हर एक एनिमल, हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग साउंड है। और अगर सेंटेंस में इन साउंड को यूज किया गया है, इन साउंड अनाउंसिंग वर्ड को यूज किया है, तो वहां फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपोइया। आई थिंक इट्स वेरी इजी ऑल्सो। शैल गो फर्दर। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन क्या है समझिए, पहले जो लिखा है वो पढ़ते हैं। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर और अल्फाबेट और साउंड इन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में
एक ही लेटर, देखिए यहाँ हम वर्ड की बात नहीं कर रहे बेटा, ध्यान रखना, लेटर मीन्स ए या सी, डी, एफ, एच, किसी एक लेटर या किसी एक अल्फाबेट का बार बार रिपीट हो या एक ही साउंड बार बार रिपीट हो तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है एलिटरेशन। जब किसी सेंटेंस में एक ही अल्फाबेट या एक ही लेटर या एक ही साउंड बार बार रिपीट होती है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है एलिटरेशन। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, to form alliteration we need two or more words that have same starting consonant sound। किसी भी सेंटेंस में या किसी भी फ्रेज में, सेंटेंस में, किसी भी पोएम, एक्सट्रैक्ट वगैरह में एलिट्रेशन यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात कंफर्म करने के लिए आपको ये चाहिए कि उस सेंटेंस में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले कई शब्द लिखे हों। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझिए, आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस में एक ही साउंड से शुरू होने वाले कई शब्द लिखे हों, जैसे डियर, डॉग, डीव या फिर इसी से ऐसे ही, मतलब एक ही साउंड से शुरू होने वाले कई शब्द लिखे हों, वहां पर फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है एलिट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मोर फोकस ऑन स्टार्टिंग साउंड देन स्टार्टिंग लेटर। और आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप लेटर यानी लेटर की जगह, अल्फाबेट की जगह साउंड पर ध्यान दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आपने वॉवल्स में पढ़ रखा है बेटा कि साउंड इम्पॉर्टेंट होती है ना कि अल्फाबेट या लेटर। ठीक है, जैसे कई बार यू का साउंड आ होता है तो आपको ये देखना है कि साउंड सेम रिपीट हो रही हो। जब सेंटेंस में एक ही साउंड या एक ही अल्फाबेट बार बार रिपीट हो रहा है एक ही सेंटेंस में, वहां फिगर ऑफ स्पीच होता है एलिट्रेशन। एग्जांपल देखते हैं। पहला, द मॉन्स्टर मेड मार्बलस मिरेकल फॉर मी। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए, मॉन्स्टर मेड मार्बलस मिरेकल मी, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो एम लेटर या एम अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, सबका साउंड भी एम है, मास्टर, मेड, मिरेकल, ठीक है, मी। तो यानी एक ही साउंड या एक ही वर्ड बार बार रिपीट हुआ एक ही लाइन में, फिगर ऑफ स्पीच हो गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, शी मेड मचिंग मफिंग फॉर माय मम्मी। देखिए यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ एम बार बार हो रहा है, फिगर ऑफ स्पीच हो गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, शी शैल्स ऑन द शी शोर। इस सेंटेंस में शी, एस साउंड का बार बार रिपीटेशन है, शी, शैल, शी, सेल्स, शी, शोर, हर जगह शी एस साउंड का रिपीटेशन है, फिगर ऑफ स्पीच फॉलो हुआ एलिट्रेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, just wait a bit, okay, Betty bought some butter but the butter was bitter, so she bought some more butter to make the bitter butter। अगेन रिपीटेशन ऑफ बी कॉन्सोनेंट, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ आपको, अगेन द रिपीटेशन ऑफ बी अल्फाबेट। पूरे सेंटेंस में बी अल्फाबेट कई बार रिपीट हुआ है, उसकी साउंड भी बी है, वो अल्फाबेट भी बी है। तो इस तरह रिपीटेशन ऑफ सेम अल्फाबेट और रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड इन अ सेम सेंटेंस इज called the use of the figure of speech alliteration. I hope this is also clear to you. Now the next one and the last one is repetition. Repetition भी एक figure of speech है। Definition पढ़ लेते हैं पहले। Repetition is a figure of speech in which repetition of same word happened, emphasize और highlight। ठीक है, रिपीटेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अपनी बात को एम्फसाइज का मतलब होता है उसको जोर देकर बताने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, या अपने किसी बात को हाईलाइट करने के लिए, ज़्यादा शो करने के लिए हम बार बार एक ही वर्ड का यूज़ करें एक ही सेंटेंस में, वहाँ फिगर ऑफ स्पीच फॉलो होता है रिपीटेशन। डिफरेंस समझिए दोनों में, जैसे सिमिली और मेटाफर में दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन के हैं, इसी तरह एलिट्रेशन और रिपीटेशन दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन के हैं। लेकिन
एलिट्रेशन में एक अल्फाबेट रिपीट होता है या हम कहें एक लेटर रिपीट होता है, जैसे एस एस एस, बी बी बी, लेकिन रिपीटेशन में पूरा एक वर्ड रिपीट होता है, जैसे गो गो गो। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस में एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, आपके इमोशन को एम्फसाइज करने के लिए, आपकी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, वहां फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है रिपीटेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए वाटर वाटर 2 बार यूज हुआ है, एक ही शब्द। हम डब्लू वर्ड की बात नहीं कर रहे, मान लीजिए पहला वाटर होता, दूसरा वॉच होता, तो एलिट्रेशन हो जाता, लेकिन यहाँ वाटर वाटर सेम वर्ड इज रिपीटेड इन अ सेम सेंटेंस, हियर द फिगर ऑफ स्पीच वी यूज्ड इज रिपीटेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, ओ गॉड सेव मी। देखिए अगेन ओ गॉड पूरा एक वर्ड 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ रिपीटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिपीटेशन का कीवर्ड है रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड, और जबकि एलिट्रेशन का कीवर्ड है रिपीटेशन ऑफ सेम अल्फाबेट। अभी तक हमने जितने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े, आई थिंक सारे आपकी समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा हम बता देते हैं कि हमने क्या क्या फिगर स्पीच पढ़े आज। हमने पढ़ा सिमिली विच इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, वी यूज वर्ड लाइक सो, लाइक, एज एंड लाइक फॉर कंपैरिजन। हाइपरबोल मीन्स किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी चीज के बारे में ज्यादा बोल देना, इट इज हाइपरबोल। अपोस्ट्रोफी मीन्स किसी एब्सेंट ऑब्जेक्ट को अपने सामने प्रेजेंट मानकर उसको संबोधित करते हुए बात करना, और इसका कीवर्ड था मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर इज ऑल्सो अ कंपैरिजन, लेकिन इस कंपैरिजन में हम एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं करते। पर्सोनिफिकेशन मीन्स किसी चीज का मानवीयकरण करना, यानी किसी नॉन लिविंग या एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज को दर्शाना, फॉलो करना, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ऑक्सीमोरोन मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही थिंग, एक ही वस्तु के बारे में 2 अलग अलग अपोजिट वर्ड्स का यूज करना। ठीक है, ऑक्सीमोरोन। ओनोमोटोपोइया मीन्स साउंड रिफ्लेक्टिंग वर्ड, साउंड अनाउंसिंग वर्ड जहाँ यूज हो जाए, हिजिंग साउंड, बजिंग साउंड। ठीक है, ये सारे हैं ओनोमोटोपोइया। एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ सेम अल्फाबेट, and repetition means repetition of same word. So in this way we have covered 9 figure of speech, and these are more commonly used in the poems, in the text, in the chapters you read in your syllabus. I hope it is clear to you all. Okay.